नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कवि आलोक धनवा की कविता पतंग के भाव सौंदर्य को समझा। तो चलो आज बात करते हैं जीवन राग से भरी इस अद्भुत कविता के शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य के साथ साथ हम कविता की अन्य विशेष बातों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कविता का नाम है पतंग। कवि का नाम है आलोक धनवा। किस कृति से ली गई है ये कविता? तो हम बताएंगे कि कृति का नाम है दुनिया रोज बनती है। कवि की यह एकमात्र कृति है, कविता संग्रह है जिसमें संकलित है कविता पतंग, जो एक बहुत लंबी कविता है और उसका तीसरा और अंतिम भाग हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। अब यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कविता में कौन सा छंद है, तो हम कहेंगे कि यह कविता छंद मुक्त है। अब आप सोचेंगे कि छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं? तो छंद जो है वो वर्णों या मात्राओं के नियमों में बंधी कविता या काव्य रचना को छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमों में बंधी काव्य रचना को छंद कहते हैं। और यह कविता छंदों के नियमों में बंधी हुई नहीं है, इसलिए छंद मुक्त है। छंद मुक्त होते हुए भी कविता में लय और प्रवाह है। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। कवि की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, सहज बोलचाल की भाषा है। वे भाषा का प्रयोग बहुत ही सतर्कता से करते हैं। उन्होंने कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी अनोखा प्रयोग किया है, जिससे कविता का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। इसलिए हम कहेंगे कि कवि की भाषा में बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता है, यानी कविता में बिंबात्मक और प्रतीकात्मक शैली है। अब आप सोचेंगे कि ये बिंब क्या है? बिंब का अर्थ है चित्र। कविता में शब्दों के द्वारा जब किसी दृश्य का चित्र बन जाता है तो उसे बिंब कहते हैं। कवि ने यहाँ दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंबों का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम दृश्य बिंब का उदाहरण देखेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ कवि ने शरद के साफ चमकते हुए आसमान को सूर्योदय की लालिमा से युक्त दर्शाने के लिए खरगोश की आंखों जैसा लाल कहकर सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार शरद को एक बालक बताकर, जो बहुत सी बाधाओं को पार करके अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाता हुआ चला आ रहा है, इस प्रकार यह भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ है। दूसरे पैरे में हम देखेंगे कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में भी दृश्य बिंब है, क्योंकि जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ती हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि चारों ओर तितलियाँ उड़ रही हों। अब हम बात करते हैं श्रव्य बिंब की। श्रव्य बिंब अर्थात शब्दों के माध्यम से कुछ सुनने का चित्र उभरे। उदाहरण के लिए घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब उसके बाद जो इस कविता में बिंब हैं वो हैं स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब का अर्थ है जब शब्द हमें स्पर्श का आभास दें। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर आकाश को मुलायम, कोमल बनाने की बात की जा रही है। इसी तरह से जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब कपास भी कोमलता का प्रतीक है, तो यहाँ पर बच्चे को कोमल बताकर एक स्पर्श का अनुभव करवाया गया है, इसलिए इसे स्पर्श बिंब कहेंगे। प्रतीकात्मकता क्या है, या कहेंगे कि प्रतीकात्मक शैली किसे कहते हैं? तो प्रतीकात्मकता के लिए जब हम कविता में किसी विशेष बात को कहने के लिए उसके जैसे समान अर्थ या भाव वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रतीकात्मकता कहते हैं। जैसे यहाँ पतंग शब्द जो है वो उत्साह
उड़ान और विकास का प्रतीक है। इसी प्रकार कपास कोमलता का प्रतीक है, उड़ान संभावनाओं का। सबसे हल्की यानी कि बाल मन, सबसे रंगीन बच्चों की कल्पनाएं, आशाएं, पतला कागज बच्चों का साफ मन, पतली कमानी ऐसा कोमल मन जिसे किसी भी दिशा में सहजता से मोड़ा जा सके। सुनहला सूरज बड़ी बड़ी विपत्तियां या बाधाओं का प्रतीक है। कवि यहाँ स्पष्ट करता है कि जैसे पतंग आकाश में उड़ती है तो एक बच्चे का मन भी आकाश में उड़ना चाहता है। उसकी कल्पनाएं, भावनाएं सीमाहीन होती हैं। वह ऊंचाइयों को छू लेना चाहता है। बच्चा हर चीज़ को जान लेना चाहता है। जिस प्रकार से पतंग फड़फड़ाती है, उड़ती है, फट जाती है, लूटी जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन होता है। उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कवि पतंग के माध्यम से हम बड़ों को भी एक संदेश देता है कि हमें बच्चों के विकास के लिए एक भारहीन, उन्मुक्त वातावरण देना चाहिए जिससे कि बच्चों का पूर्ण विकास हो सके। शिल्प सौंदर्य में अलंकारों का विशिष्ट स्थान होता है। यदि हम अलंकारों की बात नहीं करेंगे तो कविता का शिल्प सौंदर्य अधूरा रहेगा। पतंग कविता में कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का बहुत ही सुंदर ढंग से और सहजता से प्रयोग किया है। सबसे पहले हम उपमा अलंकार को समझेंगे। जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है और उस वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा बता दिया जाता है, तब कविता में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस कविता में देखिए, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। लाल सवेरा की तुलना खरगोश की आँखों से कर दी है। इसी प्रकार से दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाएं जो कि बच्चों की पदचाप से बज रही हैं, उसे मृदंग की तरह बजाता हुआ संगीत वाद्य यंत्र, मृदंग जो है वो संगीत वाद्य यंत्र है और उसकी तरह बजती हुई दिखाई दे रही हैं दिशाएं। इसी तरह से डाल की तरह लचीले वेग से, जिस तरह से डाली अपना लचीला वेग रखती है, लचीली रहती है, उसी प्रकार से बच्चे तेजी से दौड़ रहे हैं और बिल्कुल डाली के समान लचीले हैं। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जब कविता में प्रकृति को मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इस कविता में मानवीकरण अलंकार के बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, नए चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब यहाँ पर शरद को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया है जो पुलों को पार करता हुआ आ रहा है, अपनी चमकीली साइकिल को तेज चला रहा है, घंटी बजा रहा है और अपने इशारों से बच्चों को बुला रहा है ताकि पतंग उड़ाई जा सके। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पृथ्वी को स्वयं आते हुए दिखाया है मनुष्य की तरह। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, यहाँ पर पतंगें जो हैं मनुष्य की तरह धड़क रही हैं। इस प्रकार जो प्रकृति है या कोई वस्तु है जब मनुष्य की तरह कार्य करने लगती है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी वस्तु की तुलना किसी कल्पनीय वस्तु से कर दी जाती है या मान लेने का भाव होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो मानो अपने साथ जैसे कपास लेकर आते हैं, अर्थात वे बहुत नाजुक होते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। यहाँ पर भी कवि ये कहना चाहता है कि पतंगे उड़ाते हुए बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे मानो वे आकाश में उड़ रहे हैं। अतः इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा इस कविता में अनुप्रास अलंकार भी बहुत से स्थानों पर है। जैसे अपनी नई चमकीली, यहाँ पर ई वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार से सुनहला सूरज, सुनहला सूरज में स वर्ण की आवृत्ति हुई है।
तो यह इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया गया है, जैसे पेंग भरना, छतों को नर्म बनाना, ऊंचाइयों को थाम लेना। रस के विषय में बात करें तो यहाँ बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखकर मन में वात्सल्य का भाव आता है, अतः यहाँ वात्सल्य रस है। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।